प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में उभरने वाली आम आदमी पार्टी ने अब तक 4 लिस्ट जारी कर दी हैं, लेकिन तमाम विधानसभा उसमें शामिल नहीं हुई है। यानी कि अब 5वीं लिस्ट भी सामने आएगी आम आदमी पार्टी के द्वारा। ये पहली बार हुआ है कि किश्तों में टिकट बंटवारे हो रहे हैं। 28 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में तमाम पार्टियां किश्तों में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रही हैं। कांग्रेस में तो कई ऐसे सीटें हैं जिन पर प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, जिससे प्रत्याशी बदले जाने तक की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। इतने कम वक्त में कैसे पार्टियां अपना कितना होमवर्क कर पाई हैं? दूसरा सवाल यह भी है कि 70 विधानसभा सीटों पर लड़ने की हामी भरने वाले तमाम पार्टियों के प्रत्याशी इतने कम वक्त में कैसे तैयारी करेंगे और कैसे अपनी चुनावी नैया को पार लगाएंगे? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो बड़ी बात यहां पर यही है कि तमाम पार्टियों के द्वारा जिस तरह से एक एक करके धीरे धीरे किश्तों में सूचियों को जारी किया जा रहा है, उहापोह की स्थिति बनी हुई है। कहीं पर टिकट को लेकर किसी प्रत्याशी का नाम सामने आता है, फिर उसमें बदलाव किया जाता है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखकर कांग्रेस जिस तरह से कई सीटों पर एक बार फिर से प्रत्याशियों को घोषणा करने के बाद नाम बदलने की तैयारी कर रही है, ऐसे में यह साफ हो चुका है कि दल बदल को लेकर और साथ ही साथ पार्टी के अंदर गुटबाजी को लेकर तमाम कार्यकर्ता कहीं नाराज ना हो जाएं। ठीक चुनाव से पहले पार्टियां अपनी फजीहत को बचाने के लिए इस विरोध को सड़कों पर आने से रोकने के लिए तमाम तरह की कवायद करती नजर आ रही हैं। पार्टियों में प्रत्याशियों को लेकर मंथन हमेशा होता है, हर बार चुनाव से पहले होता है, लेकिन मंथन के साथ नाराजगी के सुर इतने कड़े होंगे कि उसके विरोध के चलते पार्टियों को अपना फैसला थोड़े दिनों के लिए रोकना पड़ रहा है और देरी करनी पड़ रही है लिस्ट में। ऐसा शायद पहली बार हुआ है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ेंगे। आप सभी से उनका तारुफ करा देते हैं। सीमा डोरा जी, भाजपा प्रवक्ता। तो सीमा डोरा जी, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। और साथ ही साथ राजेंद्र शाह, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों ही लोगों को सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सीमा जी, सवाल हम शुरू करते हैं। 73वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। एक बार फिर से कुछ ही दिनों में उत्तराखंड की जनता को अपने हक के लिए वोट करने का अधिकार मिलने वाला है और उसके लिए तमाम तरह की कवायद जारी है। लेकिन किश्तों में जिस तरह से प्रत्याशियों की सूचियां जारी हो रही हैं, भाजपा की यदि हम बात करें तो भाजपा की भी अभी सूची आई है, अभी कुछ लोगों के नाम पूरी तरह से तय नहीं हुए हैं। ये जिस तरह से किश्तों में अब नाम आने लगे हैं, पहले प्रत्याशियों की सूचियां जारी होती थी और काफी दिनों पहले से उस पर प्रत्याशियों को लेकर मुहर लग जाती थी कि इस प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। आजकल लास्ट समय तक दुविधा की स्थिति बनी रहती है। क्या मुख्य वजह आप मानती हैं इसको? पहले तो मैं सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 2 साल 19 दिन लगे थे हमारे इस गणतंत्र की रचना करने में। उसके बाद हमको एक गणतंत्र दिवस की यानी कि हमको स्थापित हुआ ये पूरा प्लान, जिसका हम लोगों ने, जिसका जो अलग अलग पार्टियां आती हैं जो जानती भी नहीं है कि इसको किस तरीके से कितनी मेहनत से लागू किया गया और धज्जियां उड़ाने में लगी रहती है इन कानूनों का। तो उन कानूनों को बचाते हुए हमें अपनी राजनीति करनी है। जैसे कि आप कह रहे हो कि पहले जो कि वो लिस्टें पहले बहुत पहले निकाल दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा क्यों? क्योंकि पहले राजनीति में बहुत कम लोग आते थे, बहुत कम होते थे। एक सीट पे मुश्किल से 2 या 4 प्रत्याशी होते थे। आज एक एक सीट पे 20-20 प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने के कारण यहाँ पर इतने ज्यादा लोग हैं, इतने कार्यकर्ता हैं और उनकी महत्वाकांक्षा भी उतनी ही। सभी चाहते हैं कि हम इस फील्ड में आके, पहले राजनीति को वो फील्ड नहीं मानते थे, अब कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बिल्कुल आप डायरेक्ट जाके लोगों के साथ सेवा भी कर सकते हो और काम भी कर सकते हो और विद पावर कर सकते हो। तो ये लोगों के दिमाग में आ गया है कि हाँ, हमको अगर किसी की सेवा करनी है तो हम राजनीति के जरिए बहुत जल्दी कर सकते हैं, और सही भी है। तो इसलिए लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा, पढ़े लिखे लोग आए, महिलाएं आई। पहले महिलाएं कितनी होती थी, अब महिलाएं देखिए बहुत 50% महिलाएं हैं, तो राजनीति में भी महिलाएं बहुत आ रही हैं। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं कि जो हमारा ये कानून लिखा गया जगह, तो इसमें भी महिलाओं का योगदान रहा। हमारे करीब 6 महिलाएं थी इसमें, 6 से 10 महिलाएं थी इसमें जिन्होंने इसको लिखने में साथ दिया था। तो हमारी महिलाएं शुरू से बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं और आज भी महिलाएं
बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको मिलना भी चाहिए। सीमा तो जी, इस तरीके से सीमा जी, आपकी बात मैं मानती हूँ, बेशक प्रत्याशियों की दावेदारी यहाँ पर बड़ी है, काफी लोग हैं जो महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में जब संगठन की बात करते हैं, संसदीय प्रणाली की बात करते हैं, तो ये तमाम चीजें, चुनाव की तैयारी तो काफी दिनों पहले से शुरू हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से आपको पता चलता है कि चुनाव है और सब प्रत्याशी एकदम से आ जाते हैं। तो कौन किस क्षेत्र में कितना सक्रिय है उसको लेकर पार्टी के पास पूरा ब्यौरा होता है, तो फिर चुनने में इतनी देरी क्यों? यकीनन यहाँ पर फिर जो गुटबाजी की बात निकलकर सामने आती है, या फिर कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा के साथ ही साथ मन मुटाव भी निकलकर सामने आता है। कहीं ऐसा ना हो कि एक प्रत्याशी को चुना तो दूसरा गुट पूरी तरह नाराज हो जाएगा, ये स्थिति भी सामने आती है। नहीं, ये बिल्कुल सच है कि अगर इतनी बड़ी विधानसभा, हमारी 70 विधानसभा है, तो 70 विधानसभाओं में खाली एक इंसान तो नहीं काम कर रहा होगा एक विधानसभा में। वहां पर भी 8-8, 10-10 लोग हैं जो निरंतर 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं। कोई किसी फील्ड में कर रहा है, कोई किसी फील्ड में कर रहा है, तो सभी को ये लगता है कि हमें भी टिकट मिलना चाहिए। तो इसी तरीके से कई प्रत्याशी आ जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आपको बताऊं, मनमुटाव जैसी हल्की, जैसे बड़ा परिवार है तो वहां पर मनमुटाव तो जरूर होता है, लेकिन विरोध ऐसा नहीं होता कि वो छोड़ के चले जाएं या वो अगेंस्ट खड़े हो जाएं। इस तरीके से अपनी बात रखने का सबको अधिकार है संगठन के आगे, और रखते भी हैं। लेकिन बाद में कुछ समय में सभी लोग एक जैसे एकजुट हो जाते हैं, तो हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ बिखरा हुआ है। राजेंद्र जी, कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कांग्रेस में भी 2 सूची अभी तक जारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी सभी उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं हुए हैं। स्थिति अभी भी दुविधा की बनी हुई है, और जिस तरह से हरीश रावत की सीट के बाद रणजीत रावत नाराज बताए जा रहे हैं, इस तरह से पार्टी में क्या और भी लोग सामने आ सकते हैं? यही वजह है कि आखिरी समय तक के लिए प्रत्याशियों के नाम गुप्त रखे जाते हैं, या कहीं ना कहीं बचा के रखे जाते हैं लोगों की नजर से? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है, हमने जो पहली लिस्ट जारी की थी, उसके बाद हमने जो दूसरी सूची जारी की है, और अभी आप कह रहे थे दूसरी सूची में शायद कुछ नाम हम, देखिए जो सूची निकल गई है उनमें कोई बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। रही बात और जो सीटें रह गई है, 6 सीटें अभी और हैं, उन 6 सीटों पर भी मंथन चल रहा है। मैं समझता हूं कि देर शाम तक वो 6 की 6 सीटें भी आज डिक्लेयर कर दी जाएंगी, क्योंकि कल और परसों 2 दिन नामांकन और है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज देर शाम तक वो 6 सीटें भी जारी कर दी जाएंगी। और देखिए ये तो स्वाभाविक है, देखिए पार्टियों में क्योंकि 70 सीटें हैं, 70 सीटों में कम से कम 5 से 6 दावेदार बहुत मजबूत एक सीट पर होते हैं, और अगर एक को टिकट मिलता है दूसरे को नहीं मिलता तो नाराजगी स्वाभाविक है। और नाराज होने का हक भी उस कार्यकर्ता को है जो उस क्षेत्र में, जो विधानसभा में काम कर रहा है। तो बाकी ये अलग बात है कि देखिए तात्कालिक नाराजगी होती है, लेकिन उसके बाद तमाम लोगों को मनाकर बिठाकर आगे भी और कई चीजें होती है। सरकार आएगी, सरकार में भी समायोजन होता है। राजेंद्र जी, लेकिन आप जनता के लिए भी तो दुविधा यहाँ पर खड़ी करते हैं। आखिर 28 जनवरी तक नामांकन की स्थिति, 10 फरवरी को चुनाव होना है। जनता को प्रत्याशी का नाम तक याद नहीं हो पाएगा इतने दिनों में। जो पॉपुलर प्रत्याशी होंगे, जाहिर सी बात है कि लोगों के जुबान पर उनका नाम होता है, लेकिन आप सिर्फ पार्टी के बल पर ही चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी की वहां पर कोई अहमियत नहीं रह जाती। आप बताइए 10 दिन में कितने क्षेत्र में प्रत्याशी घूम पाएगा और किस तरह से लोगों को नाम रटेगा? तो जनता के लिए भी तो कहीं ना कहीं परेशानी है यहाँ पर। देखिए ऐसा है, जनता के लिए कोई परेशानी नहीं है। अब जिस प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं जो नाराजगी व्यक्त करेगा, तो वो प्रत्याशी उस विधानसभा में घूम रहा है ना पिछले 5 साल से, तो उन्हीं प्रत्याशियों में से टिकट दिया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रत्याशी को उस विधानसभा की जनता नहीं जानती हो। ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दिया जाएगा? विधानसभा की जनता सब प्रत्याशियों को जानती है, लेकिन दुविधा तो बनी रहती है। एक ही विधानसभा में अगर आपके 4 बड़े नेता काम कर रहे हैं, संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा में घूम रहे हैं, और उसके बाद जनता को पता चलता है आखिरी के हफ्ते भर में पता चलेगा कि ये कैंडिडेट है, तो कहीं ना कहीं जनता के लिए दुविधा नहीं है? आप नहीं मानते? इस समय तो डिजिटल का जमाना है। ठीक है। मीनाक्षी घिल्डियाल जी भी, ठीक है, आपके पास आती हूँ। मीनाक्षी घिल्डियाल जी भी हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी जी, स्वागत है आपको, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से सूची में अब देरी की जाती है, कहीं ना कहीं पार्टियां ये मान चुकी हैं कि साफ तौर पर चुनाव पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ा जाता है। वहां पर प्रत्याशी की आपको नहीं लगता कि अहमियत कम हो जाती है यदि अब आखिरी के 10 दिन में प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेंगे, या 28 को नामांकन है, 28 के 27 को आप घोषणा करेंगे, तो क्या लगता है आपको? जी, सबसे पहले सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई।
और ये बात आप बिल्कुल सही कह रही है कि जो जनता के लिए दुविधा वाली बात आपने कही है, तो अगर ये मैं ये कह रही हूँ कि अगर पॉलिटिक्स मूल्यों पे आधारित होती तो वाकई ये चीज जो है बात की जाती इसकी, लेकिन आज आप देख सकते हैं जो राजनीति है वो मूल्यों पे आधारित नहीं है। इन लोगों को पता है कि चाहे इनके कोई भी प्रत्याशी हो, कितना ही घूमे हो, लेकिन उन्होंने काम कुछ किया नहीं है और इन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर नाम के ऊपर इन्होंने वोट मांगते हैं। प्रत्याशियों की सूची जो लेट किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप देखिए कि प्रत्याशियों में आप इसके कारण एक दल बदल को बढ़ावा दे रहे हैं और जो पार्टी के अंदर गुटबाजी हो रही है वो भी इसी का कारण है कि जो लिस्ट लेट निकाली जा रही है। एक निकाल लो सर हेडफोन, एक हेडफोन निकाल लो आप। जी माफ कीजिएगा मीनाक्षी जी आप अपनी बात पूरी करें। एक निकाल लो, एक लगा लो। आइए कांग्रेस के बीजेपी के अंदर आई और उनको टिकट दे दिया जाता है, वही जो एक सिटिंग एमएलए है रितु खंडूरी जी, उनका टिकट काट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये जो स्थिति है, इन स्थितियों के कारण पार्टी के अंदर एक गुटबाजी क्रिएट होती है। तो जिस तरह से आप ये लगातार ये जो मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, उसका ये भी एक कारण है मुख्यमंत्री बदलने का कि एक। जी बिल्कुल, हमारे साथ सुभाष झा भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सुभाष जी बहुत स्वागत है आपका, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बहुत स्वागत है, गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सुभाष जी आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा ये है कि उत्तराखंड में 28 तारीख आखिरी है नामांकन की तारीख, और प्रत्याशियों की सूची की यदि बातचीत की जाए तो हर पार्टी में कहीं ना कहीं अभी भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तमाम ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर अभी प्रत्याशियों का नाम फाइनल नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको कि ये जो प्रक्रिया अब शुरू हुई है कि कहीं ना कहीं एक दूसरी पार्टी का इंतजार किया जाता है, एक ही सीट पर कई प्रत्याशी होते हैं जिनमें लगातार आखिरी समय तक एक जंग जैसा माहौल रहता है कि आखिर किसको टिकट दिया जाएगा? क्या ये जनता के लिए और साथ ही साथ राजनीति के लिए आप इसे ठीक मानते हैं? तो आप सभी से अनुरोध है बने रहिएगा हमारे साथ। देवभूमि के दंगल में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से लगातार कम समय बचा है, ऐसे में प्रत्याशी किस तरह से तैयारी करेंगे अपने चुनाव की, क्योंकि आखिरी समय तक कुछ विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पार्टियों के द्वारा तय नहीं किए गए हैं। इतने कम समय में जहां प्रत्याशियों के लिए मुश्किलें हैं, वहीं जनता के सामने भी तमाम तरह की दुविधा है। उसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कांग्रेस हमारी, सुमन किंडो सहायक यंत्रिकेड्रा बलरामपुर छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अवधेश पैकरा सरपंच ग्राम पंचायत चांगरो छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जनपद पंचायत शंकरगढ़ के सीईओ प्रमोद सिंह एवं समस्त कर्मचारियों की ओर से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ के बीएमओ डॉक्टर आफ्ताब अंसारी एवं समस्त स्टाफ की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विजय पैंकरा अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शंकरगढ़ छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
कृष्ण प्रताप सिंह, प्रदेश प्रतिनिधि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्रीमती मंजू राजेश अग्रवाल, जनपद उपाध्यक्ष, शंकरगढ़ छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उमा शंकर पेट्रोलियम कमारी छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आदित्य बिरला ग्रुप, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सामरी छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आश्रय मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ की ओर से पूरे देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है देवभूमि की दंगल में। आज हम बात कर रहे हैं किश्तों में टिकट क्यों। बहुत ही कम समय बचा है, 28 जनवरी को आखिरी नामांकन होने हैं और उसके साथ ही साथ 10 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी भी कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर तमाम पार्टियों की तरफ से, चाहे बीजेपी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, प्रत्याशियों को लेकर अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है। आखिर कब ये नाम फाइनल होगा और इतने कम समय में कैसे प्रत्याशी अपने क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर अपनी तैयारी कर पाएंगे, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं। सीमा डोरा जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राजेंद्र शाह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मीनाक्षी घिल्डियाल यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं और सुभाष झा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ी है। बहुत स्वागत है आपका संगीता जी और गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुभाष जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे मैं सवाल लेना चाह रही थी लेकिन आवाज नहीं मिल पाई आपको। मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से प्रत्याशियों को लेकर तमाम पार्टियों के द्वारा देरी की जा रही है, पहले के समय में जब हम चुनाव होते थे, चुनावी माहौल होता था, तो महीनों पहले से प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाते थे। लोग अपनी विधानसभाओं में जाके लोगों से मुलाकात करते थे। इतना कम समय अब बचा है, 28 को नामांकन होगा, 10 फरवरी को चुनाव है। अभी भी पार्टियों में जिस तरह की रणनीति चल रही है, क्या लगता है आपको कि प्रत्याशियों के पास पर्याप्त समय होगा तैयारी करने का? और यदि एक ही क्षेत्र में एक ही पार्टी के 4 नेता घूम रहे हैं तो जनता कैसे डिसाइड कर पाएगी आखिरी समय में जो प्रत्याशी है कि ये भाजपा का प्रत्याशी है, ये कांग्रेस का प्रत्याशी है? जी सुभाष जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ठीक है, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? आपकी सवाल जितना मैं समझ पाया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ जी। सबसे बड़ी बात है कि सारी पार्टियां उत्तराखंड में, हर पार्टी में 4-4, 3-3, 5-5 दावेदार हैं जी। और उन दावेदारों में पार्टी की अपनी अंडर प्रेशर जो है वो इनको रोक के रखे हुआ है कि नामांकन के लास्ट मोमेंट में हम जो है कुछ लोगों को जहां ज्यादा विवाद है जी, वहां उन लोगों को टिकट दें और ताकि किसी दूसरे जो बागी लोग हैं उनको मौका ना मिले जी, बिल्कुल इधर उधर भागने का। जी, मूलतः दबाव जो ये है। लेकिन अब समस्या ये उठता है कि जो प्रत्याशी लड़ेगा उसके पास समय बहुत कम है, फिर वो कहाँ जाए, और इस ऊहापोह की स्थिति में वो फिर पूरी तैयारी नहीं कर पाए जी। और ये खास करके ये भाजपा और कांग्रेस दोनों का ये हाल। लेकिन ये सारी परिस्थितियों में इसका असर जो है पार्टियों के चुनाव पर पड़ेगा। और चूंकि आपके प्रत्याशियों की सूची जो है बहुत जगह पहले से है या बहुत लोगों को पहले बता दिया गया है, वहां मारामारी नहीं है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों के झगड़े में ऐसा ना हो कि आप कुछ सीटें और अपनी बढ़ा लें। जी बिल्कुल। हमारे साथ संगीता शर्मा भी बनी हुई है, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है। संगीता जी, लगातार जिस तरह से सुभाष जी का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशियों की लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है, हालांकि कुछ जगह पर आपके भी अभी प्रत्याशी आने बाकी हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से आपने लिस्ट पहले से जारी की है, क्या आपको लगता है कि पहले से लिस्ट जारी कर देने से जनता के सामने आप एक क्लियर पिक्चर रख पाते हैं कि ये आपका प्रत्याशी होगा और इसके पक्ष में और आपकी पार्टी को जनता को वोट करना है?
आपने बिल्कुल सही कहा। अगर पहले प्रत्याशी जो हमारी लिस्ट घोषित हुई है, सबसे पहले हमने 51 प्रत्याशी घोषित किए और हमारी 10 की लिस्ट और निकल चुकी है, तो 61 प्रत्याशी हम घोषित कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक फायदा ही है, क्योंकि वो प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए और उनके साथ कार्यकर्ता मिलकर के, संगठन मिलकर के जो काम कर रहा है, तो जनता के सामने एक तस्वीर जो है वो क्लियर हो रही है। और उसी तरह से जैसे हमने अपना सीएम चेहरा भी पहले बता दिया कि कर्नल कोठियाल जी के चेहरे पर हम यहाँ का चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीएम होंगे, तो ये भी जनता के सामने एक तस्वीर क्लियर है। तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छा कदम है और आम आदमी पार्टी इसके सहारे आगे बढ़ रही है। और हमारा लगातार इसीलिए डोर टू डोर कैंपेन जारी है, क्योंकि अंतर कलह की स्थिति जो दोनों पार्टियों में देखने को मिल रही है वो आम आदमी पार्टी के अंदर नहीं है। अभी तो यहाँ कांग्रेस की बात करूं तो हरीश रावत जी की सीट पर ही अभी अंतर कलह चल रहा है, और भाजपा में भी बहुत सी सीटें ऐसी हैं, एक नहीं अनेक सीट ऐसी हैं जहां अंतर कलह की स्थिति बनी हुई है। जी, तो आम आदमी पार्टी अपनी पूरी तैयारी में है। ठीक है सीमा जी, क्या लगता है आपको कि क्या भाजपा को क्लियर पिक्चर की जरूरत नहीं है, या वाकई ये अंतर कलह है जिसकी वजह से इतनी देरी हो रही है? देखिए, कोई अंतर कलह नहीं है, बात यही है कि प्रत्याशी ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा समझने में समय लगता है। लेकिन सीमा जी, आप इस बात को तो मानेंगे, यदि प्रत्याशी आपके समय से घोषित हो जाएं तो उनके लिए चुनाव की तैयारी करना आसान होता है? जी देखिए, ये जरूर होता है कि चुनाव में आसानी होती है, लेकिन हमने पूरे 5 साल काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, जब काम किया हुआ होता है तो ऑलरेडी वहां पर पार्टी का काम दिख रहा है कि पार्टी ने ये काम किया। और हम 90% वोट तो हम अपनी पार्टी के थ्रू ही ले लेते हैं कि भाई बीजेपी है, जिसने बीजेपी को वोट देना है, जो इसकी विचारधारा से सहमत है वो बीजेपी को वोट दे देंगे। उन्होंने कमल के निशान पे लगाना है मोहर, चाहे वो प्रत्याशी कोई भी हो। लेकिन हाँ, प्रत्याशी का भी चेहरा होता है जो भी दिख जाता है, लेकिन वो जो भी है तो सिंबल भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए हमें इतनी परेशानी नहीं होती और ना ही हमारे किसी प्रत्याशी को होती है, क्योंकि 5 साल में लगातार काम कर रहा होता है, जनता को योजनाएं पहुंचा रहा होता है जो केंद्र से आती हैं, जो हमारे सरकार से आती हैं। ठीक है, तो आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी को प्रत्याशी की जरूरत हो सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए कमल निशान ही काफी है? नहीं, उनको हो सकती है क्योंकि वो पहली बार लड़ रहे हैं, उन्होंने अभी कुछ काम करके दिखाया नहीं, उनको दिखाना है एक्चुअल, तो वो अपनी फील्ड तैयार कर रहे हैं। हमारी फील्ड ऑलरेडी तैयार है, हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं, हमारा प्लेटफॉर्म रेडी है। सिर्फ ये है कि कौन जाता है, वो रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, दैट इज सेपरेट थिंग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, वो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को लाना है, जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल से निरंतर काम कर रही है। राजेंद्र जी, जिस तरह से संगीता जी ने भी यहाँ पर सवाल उठाया है कि आम आदमी पार्टी ने भी अपना सीएम उम्मीदवार पहले से डिसाइड कर दिया है, लेकिन कांग्रेस में जिस भी राज्य में बातचीत की जाए हमेशा ये होता है कि विधायकों के चुन के आने के बाद पार्टी के द्वारा फैसला लिया जाएगा। आखिर क्यों, या क्या वाकई में कांग्रेस की रणनीति, यदि रणनीति है तो कुछ जगह पर क्यों पीएम का चेहरा पहले घोषित कर दिया जाता है, या आपके पास नेतृत्व को लेकर अभी भी स्पष्टता है ही नहीं, इसीलिए आप इस बात का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आते हैं कि चुनाव के बाद और तमाम विधायकों के आ जाने के बाद फैसला लिया जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कांग्रेस बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र बहुत बड़ा है। और हमारे यहाँ एक चीज बहुत स्पष्ट है कि हम लोग कहीं एक आध जगह को छोड़ दें तो हम लोग सामूहिक नेतृत्व में हमेशा चुनाव लड़ते हैं। कभी एक आध बार कोई इस तरह की अगर कोई घटना हो जाए वो अलग बात है, लेकिन हम लोग सामूहिक रूप नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद फिर विधायक दल तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। अब ये अलग अलग अपने अपने दलों की अलग अलग रणनीति होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो ज्यादातर यही होता है कि हम लोग सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। अब अभी आप कह रहे थे कि देखिए बहुत जरूरी है कि क्षेत्र में कम से कम जो है उम्मीदवार को पहले से घोषित कर देना चाहिए। राजेंद्र जी बार बार इस बात को लेकर हरीश रावत पार्टी के सामने भी पूछते हुए नजर आते हैं और तमाम लोगों का पूछना है क्या वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। ना इस बात पर हामी भरी जाती है, ना इस बात को नकारा जाता है। नहीं, देखिए उन्होंने कहा, कई बार उन्होंने कहा, हाईकमान से निवेदन किया, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट हो गई जब पार्टी हाईकमान ने एक आदेश और निर्देश दे दिया कि भाई चुनाव सामूहिक नेतृत्व में होगा, और फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही अपने आप ही एक बयान जारी करके कहा था कि देखिए हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि हम लोग सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। तो वो तो बात ही खत्म हो गई जब उन्होंने खुद ही कह दिया कि हमारे यहाँ परंपरा है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद जो भी जीत के जब विधायक आएंगे उसके बाद विधायक दल की बैठक तो परंपरा तो हरीश रावत जी को पहले से पता है, फिर बार बार उन्हें इस बात को लाने की जरूरत, आवश्यकता क्या पड़ पाती है? कहीं ना कहीं उनके मन में भी तो दुविधा है ना कि यदि
तय कर दिया जाएगा तो उन्हें आसानी होगी, लेकिन यहाँ पर भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। नहीं, ऐसा कोई ऊहापोह की स्थिति नहीं है। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है और चुनाव लड़ने के बाद निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां यहाँ प्रदेश में बनी हुई है, जितने वादे किए गए, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे किसानों के कर्ज माफी का सवाल हो, बेरोजगारों को रोजगार देने का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों पर भाजपा पूरी तरह से फेल हुई है। और तो यानी कि आप ये भी मानते हैं कि यदि पार्टी के द्वारा किसी और चेहरे का चुनाव किया जाएगा तो उसको भी तमाम नेता मानेंगे? हरीश रावत के अलावा भी बाकी ऑप्शन पर विचार किया जा सकता है कांग्रेस के द्वारा? नहीं, देखिए तो बात की बात है, ये सवाल तो बाद में उठेगा। इस सवाल पर तो कोई बात आज हो नहीं सकती है। जब कांग्रेस के विधायक जीत के आएंगे तो उसके बाद तय होगा। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक और जब हाईकमान जो तय करेगा, निश्चित तौर पर हाईकमान का फैसला सर्वमान्य होता है और कांग्रेस में कभी भी ऐसा नहीं हो कि हाईकमान का फैसला ना माना गया। ठीक है राजेंद्र, इसका मतलब है चुनाव तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर ही लड़ा जाएगा और उसके बाद पार्टी बाद में तय करेगी। ठीक है, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। देवभूमि की दंगल में लगातार चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से प्रत्याशियों को नाम को लेकर पार्टियों में अभी भी स्थिति दुविधा की बनी हुई है। अभी भी कई सीटों पर विधानसभा के प्रत्याशियों के नाम तय नहीं हो, जबकि एक दिन के बाद 28 तारीख को आखिरी तारीख है नामांकन करने की। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि प्रत्याशियों के साथ ही साथ जनता के सामने भी तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही है। आखिर उनके क्षेत्र से किस पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कांग्रेस जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि की दंगल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं किश्तों में टिकट क्यों, उसी को लेकर हमारी चर्चा लगातार जारी है। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए, सीधा रुख कर लेते हैं। सुभाष जी, जिस तरह से लगातार तमाम पार्टियों के द्वारा इस बात को लेकर बार बार बचाव किया जा रहा है कि ऐसी स्थिति नहीं है, पार्टी के द्वारा अभी भी मंथन किया जा रहा है सीटों को लेकर, लेकिन साफ यहां पर संदेश तो यही जाता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बागियों की स्थिति और बागियों के तेवर नजर आए हैं, कहीं मार्च पास करते हुए नजर आते हैं, कहीं बीजेपी की यदि बात करें तो 300 से 400 कार्यकर्ता इस्तीफा दे देते हैं। क्या आपको साफ तौर पर लगता है कि इस स्थिति को और फजीहत और ना हो, इससे बचाव के लिए ही आखिरी समय तक के लिए ये लिस्ट बचा के रखी जाती है कि आखिरी समय पर 28 तारीख को 27 तारीख को पत्ते खोले जाएंगे तो आखिर जो बागी होंगे भी तो वो चुनाव के समय क्या कर पाएंगे? प्रियंका जी, इससे बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। इससे पहले भी हमने यही कहा कि वस्तुतः इन लोगों की जितनी पार्टियां हैं, ये कांग्रेस या भाजपा, इनके अंदर दबाव इस टिकट को लेकर के दबाव है। और दूसरी समस्या ये है कि इन्होंने बाहर से जो इनके यहाँ आयातित नेता खास करके भाजपा में आए, तो अब सवाल ये उठता है, जो 3 साल 4 साल से जो छोटे स्तर का नेता या कार्यकर्ता जो मेहनत करके था, ये सोच करके था, या पार्टी ने उसको आश्वासन दिया था कि आप काम करो, इस बार जो है टिकट हम आपको देंगे। पार्टी की स्थिति यह है कि पार्टी उसको टिकट देने की स्थिति में है नहीं। इस परिस्थिति को दबाने के लिए दोनों पार्टियां, जहां ज्यादा विरोध है और जहां ज्यादा दबाव है और जहां ज्यादा लगता है कि यहाँ का नेता या कार्यकर्ता हमारी बात को नहीं मान पाएगा या हम नहीं मना पाएंगे, उस परिस्थिति में ये लोग उन सीटों को इन लोगों ने रोक दिया है। अभी आप देखे होंगे कि कांग्रेस में इन्होंने लिस्ट जारी किया 11 का, उसका जो है सिंबल इन लोगों ने जो है अभी तक जारी नहीं। जी। और सिंबल को लेकर के हुआ के लिए अभी सिंबल जो है फिलहाल रोक दीजिए, फिर हम देखते हैं क्या। जी बिल्कुल। तो ये वस्तुतः इन लोगों की अपनी आंतरिक दबाव है और इसको ये बाहर कहना नहीं चाहते, बाहर जताना नहीं चाहते। जी बिल्कुल। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या ये भी है कि अंदरूनी तौर पर चुनाव में जो भी प्रत्याशी है उसको बहुत सारे लेवल पे काम करना होता है।
उसके पास समय नहीं है, दूसरा लोगों के बीच इसका मैसेज गलत जाए जी, और ये भ्रम की स्थिति और संशय की स्थिति। जी बिल्कुल मीनाक्षी जी, ठीक है मीनाक्षी जी, अगला सवाल ये है कि क्या आज की स्थिति में राजनीति में उन्हीं लोगों की ज्यादा अहमियत है जो बार बार दल बदल कर जाते हैं, एक दल से दूसरे दल में जाते हैं? क्योंकि एक कार्यकर्ता शांतिपूर्वक अपना काम करता नजर आता है, लेकिन एन टाइम पर मलाई वो खाता है जो एक दल से दूसरे दल में आता है और अपनी शर्तों पर आता है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि आज हम लोग ये स्थिति देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं जो दल बदल के अपनी कीमत ज्यादा लगा रहा है, अपनी कीमतें लगा रहे हैं। आप देखिए ना, जो दल बदल करके जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दबाव डाल रहे हैं पार्टी के ऊपर, टिकट्स को लेके, अपने फैमिली मेंबर्स के टिकट को लेके। तो कहीं ना कहीं स्थिति आप बिल्कुल सही कह रही है कि यही हो गया है, क्योंकि एक्चुअली व्यक्ति की वैल्यू नहीं है, व्यक्ति के पैसे की वैल्यू है। जैसे अभी हमारी भाजपा प्रवक्ता जी कह रही थी कि हम लोग ज्यादा हैं, डिमांड ज्यादा होने लगी है टिकट्स की। जब आपकी ही पार्टी में लोग ज्यादा हैं तो क्यों दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को आप टिकट का लालच दे दे के अपनी पार्टी में बुला रही हैं? सेम स्थिति वही कांग्रेस की है कि यदि आपके खुद का कैडर जो है वो है, आपके लोग जो है धरातल पे यदि काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उन्हें टिकट दे रहे हैं? आप क्यों दूसरी पार्टी से लालच देके, टिकट का लालच देके आप उनको अपनी पार्टी में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं? तो स्थिति यह है कि दोनों ही दलों ने जो आज उत्तराखंड के अंदर राजनीति में गंदगी फैलाई हुई है, मैं ये कहूंगी कि लिटरली दोनों पार्टियों ने जो इस तरह की दल बदल की राजनीति की हुई है, जो बेसिकली जो इसका मेन इनका एम है किसी तरह सत्ता में रहा जाए, किसी तरह अन्य पार्टी के विधायकों को तोड़ के, खरीद के, ये सब करके सिर्फ अपनी दल की सत्ता बनाई जाए। क्योंकि यदि बीजेपी ने कार्य किया होता, ये सीधी सी बात है कि अब बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रीय दलों को जनता इस छोटे से राज्य में नहीं चाहती है, क्योंकि इन लोगों ने जितनी भ्रष्ट राजनीति कर दी है उससे जनता खुद ही कंफ्यूज है। आप देखिए, मैं तो कह रही हूँ कि शायद ये विधायक लोग भी कंफ्यूज होते होंगे कि पता नहीं मैं कल कांग्रेस में चला जाऊं या मैं कल बीजेपी में चले जाऊं, और साथ में उनके कार्यकर्ता अलग परेशान होते होंगे कि आज हम हरक सिंह जी की तारीफ यहाँ पे कर रहे हैं, कल बीजेपी वाले उसकी तारीफ कर रहे होंगे, है ना। तो मतलब बहुत जो स्थिति है बहुत खराब हो चुकी है आज राजनीति के अंदर, और पारदर्शिता की जो जरूरत है हर एक चीज में, सिर्फ लिस्ट निकालने में ही नहीं बल्कि जो बजट का आवंटन हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, इन सब चीजों में आज उत्तराखंड के अंदर पारदर्शिता की जरूरत है, और ये जो चेंज होगा ये जनता जरूर लेके आएगी। ठीक है संगीता जी, जिस तरह से यहाँ पर मीनाक्षी जी का भी कहना है कि राजनीति का स्तर जरूर गिरा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जिस तरह का अनुशासन पहले पार्टियों में होता था वो अनुशासन आज की स्थिति में दिखाई नहीं देता। तमाम पार्टियां कहती जरूर हैं कि संसदीय प्रणाली को फॉलो किया जाता है और एक प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर चलते हैं, लेकिन यदि माने तो कहीं ना कहीं तमाम अनुशासन की कार्रवाइयों को किनारे रखकर अपने हिसाब से फैसले लिए जाते हैं, और यही वजह है कि दूसरी पार्टियों से जो नेता आते हैं उनको धड़ाधड़ टिकट दे दिए जाते हैं और जो लंबे समय से कार्य कर रहा है उसको कहीं ना कहीं किनारे कर दिया जाता है। क्या आप मानती हैं कि अनुशासन कहीं ना कहीं कम है हर पार्टी में? देखिए, जो ये स्थिति चल रही है और उत्तराखंड में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो हमने 21 वर्षों में यहाँ महसूस किया या देखा। हम 2016 के प्रकरण की बात करें तो जनता ने वोट कांग्रेस को दिया और वो लोग भाजपा में जाकर के शामिल हो जाते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए। उस समय वो ये नहीं देखते कि जनता ने वोट दिया था, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए चुना था। और आज जब हरक सिंह रावत जी को वहां टिकट नहीं मिलता है तो वो भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आ जाते हैं। तो दोनों ही पार्टियों ने जो ऐसे नेताओं को शह देने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं को एक बढ़ावा देने का काम किया है। अगर इस ट्रेंड को ये रोका जाता और ये लोग एक जो इस तरह के नेता थे उनको अपनी पार्टियों में शामिल ना करते तो एक लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है वो कहीं ना कहीं नहीं होती। लेकिन हम ऐसे बहुत से प्रकरण हैं, हम अभी की भी बात करें तो सरिता आर्या जी को वहां कांग्रेस में टिकट नहीं मिलता है तो वो बीजेपी में आ जाती है, ये शर्त रख करके कि टिकट चाहिए। और ये अपनी ही भाजपा की जो महिला मोर्चा अध्यक्ष है रितु खंडूरी जी, उनका टिकट काट देते हैं। तो इस तरह का चाल चलन जो पार्टियों के देखने को मिल रहा है, इस कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी मायूस होते हैं और जनता को भी समझ नहीं आता कि हम चुनते किसी और को हैं और बाद में सरकार किसी और की। जी बिल्कुल, सीमा जी जवाब दीजिएगा। जिस तरह से तमाम दूसरी पार्टियों से लोग आते हैं और अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट काट कर उन्हें टिकट दिया जाता है, क्या आपको वाकई में ये सही लगता है? क्या ये प्रक्रिया होनी चाहिए? देखिए, राजनीति में अनुशासन तो जरूर होना चाहिए। मैं बहुत
चैनल्स पे भी कह चुकी हूँ कि यस, इसके लिए एक रूल जरूर बनना चाहिए कि 4-6 महीने पहले बता दिया जाए कि आप किस पार्टी से लड़ेंगे। लेकिन रही भाजपा की बात, तो देखिए हम लोगों ने बहुत ही अनुशासनशील पार्टी है, हमने हरक सिंह जी के दबाव में नहीं आई पार्टी, जबकि वो एक जिताऊ कैंडिडेट है, लेकिन सिर्फ उनकी एक डिमांड थी कि मैं जहां से सीट मांगू वहां वो दो और मेरी बहू को भी दो, और साथ में 1-2 सीट और भी मांगते थे। तो हमने साफ मना कर दिया कि हम परिवारवाद नहीं करते, हम एक परिवार में एक ही सीट देंगे। और दूसरा, आपकी संगठन से बड़े नहीं होंगे, जहां संगठन चाहेगा आप वहां से लड़ोगे। ठीक है, हरक सिंह रावत से बात नहीं बनी तो आपने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन सरिता आर्य जी भी तुरंत आई और उन्हें तुरंत ठीक चुनाव से पहले टिकट दिया गया। आ रही थी मैं उसी बात पे। सरिता आर्य जी ने बोला कि उनको वहां पे सम्मान नहीं मिल रहा, टिकट तो उनको वहां से भी मिल रही थी, बात ये नहीं थी, वो नहीं चाहती थी, उनको वहां से वो थोड़ी सी जो थी वो दुखी थी कि मेरे को वहां सम्मान नहीं मिल रहा, मेरी रिस्पेक्ट वहां पे नहीं हुई। तो उनको यहाँ पर एक नारी सम्मान के लिए उनको लिया गया, क्योंकि वो इसलिए नहीं लिया कि जिताऊ कैंडिडेट के, हमारे पास भी वहां जिताऊ कैंडिडेट थे। दूसरे इन्होंने बोला है रितु खंडूरी जी की बात, रितु खंडूरी जी का अभी चल रहा है मंथन कि हो सकता है उनको कहीं और से भी टिकट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है, वो आज भी महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो अगर हैं तो कुछ तो है ना उनके पास, इतनी बड़ी पार्टी के एक अध्यक्ष होना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हर इंसान को अगर एक एक पद भी मिल जाए तो बहुतों के साथ जो होता है कोई न्याय हो जाता है। लेकिन ठीक है, सीमा जी वही बात मैं कह रही थी कि सरिता आर्य जी को टिकट मिला है, ऋतु जी जैसे यदि कार्यकर्ता किसी पार्टी में है तो वो टिके रहेंगे, लेकिन वही हरक सिंह रावत जैसे होते तो छोड़ के निकल लिए होते। हाँ, क्योंकि वो अपने सिद्धांतों के लिए नहीं आते, ये लोग ऐसे होते हैं, बिजनेसमैन है, ये सिर्फ बिजनेस करने आते हैं। कहाँ से इनको फायदा होगा, लेकिन सीमा जी वो बिजनेसमैन आपकी भी तो पार्टी में इतने दिन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले उन्हें पार्टी ज्वाइन नहीं कराई, वो आपकी पार्टी में रहे, मंत्री पद पर रहे, तो तब भी तो आपको समझ में आना चाहिए था ना। तब बीजेपी में, जब तक बीजेपी में थे तब तक बेहतर थे, जब बीजेपी से निकले तो फिर तमाम तरह की बातें आ गई। ऐसा नहीं है, देखिए हम किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं, उसके बाद हम ये बोला जाता है कि आप हमारी शर्तों पे काम करोगे, यानी कि संगठन की बातों को मानते हुए काम करोगे। लेकिन जब इंसान पूरे टर्म काम करता है उसके बाद वो संगठन का विरोध करने लग जाता है, संगठन के खिलाफ जाके काम करने लगता है, संगठन को कहता है कि नहीं तुम मेरे कहने पे चलो, तो बीजेपी किसी को नहीं। जी राजेंद्र जी, कोई भी हो। ठीक है राजेंद्र जी, अगला सवाल आपसे है। सरिता आर्य जी जब कांग्रेस से निकली तो अपना दुख दर्द बयां करके निकली थी, साफ तौर पर उनका कहना था कि वो तो लंबी लंबी लिस्ट महिलाओं के लिए, महिलाओं के हक के लिए तैयार कर रही हैं, और आखिरी में उन्हें ही उनका हक नहीं मिला, मजबूरन उन्हें कांग्रेस छोड़कर जाना पड़ा। नहीं, देखिए उन्हें पहले पता था इस बात का, ये तो पहले से तय था कि अगर कहीं से कोई सिटिंग विधायक अगर आ रहा है तो सिटिंग निश्चित तौर पर उन्हें टिकट दिया जाएगा, इसकी जानकारी उन्हें पहले से थी। और उसके बाद उनको ये पार्टी आश्वासन देती रही, उन्होंने कहा, पार्टी ने कहा कि देखिए हम आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, आप पहले ही जो है पिछले लगातार 5-7 साल से जो है महिला प्रदेश की अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समायोजित किया जाएगा। लेकिन क्योंकि अब यह है कि उन्हें चुनाव लड़ना था, उन्हें टिकट चाहिए था, तो उन्होंने इधर उधर जहां भी बात करी, उन्हें चुनाव में टिकट मिला और वो अपना चली गई। लेकिन राजेंद्र जी, यदि आपकी पार्टी के लिए कोई कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहा है, यदि उनकी इच्छा है, अच्छी कदावर नेता है, तो पार्टी को भी तो उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। नहीं, देखिए अब ये तो क्योंकि बड़े लीडरों का काम है, देखिए मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए ये तय भी होना चाहिए, निश्चित तौर पर मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये तय होना चाहिए कि जो आया राम और गया राम की जो परंपरा है ये नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह सकता हूं कि ये चुनाव के समय पर आया राम और गया राम की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। लेकिन राजेंद्र जी, यहाँ पर साफ सवाल ये भी उठता है कि बड़े लीडरों की यदि आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका ईगो भी तो आड़े आता है। तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनके नीचे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनकी इच्छा का सम्मान करना भी, यदि पार्टी में लीडरशिप वाकई है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। यदि वो अपने अड़ियल रवैये पर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति छोड़कर जाएगा। लेकिन किस तरह की ये नेतृत्व क्षमता है, किस तरह की ये लीडरशिप है कि आप अपने कार्यकर्ता को नहीं मना पा रहे हैं जो इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर ये तो होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, लेकिन इसके बावजूद भी जहां तक आप सरिता आर्य जी की बात कर रही है तो उनसे बातचीत का दौर जारी था, उनको ये बता दिया गया था कि आप, क्योंकि आप पहले से महिला की अध्यक्ष भी हैं और
उनसे ये कह दिया गया था कि आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पार्टी मुख्यालय में से बयान जारी कर दिया पार्टी के खिलाफ। तो फिर राजेंद्र जी इसका एक मुख्य कारण ये भी होता है कि जिस तरह की गुटबाजी होती है, एक गुट में नहीं हुए, दूसरे गुट में नहीं हुए, कहीं बात नहीं बनी, तो फिर इंसान उस पार्टी से निकलकर कहीं और किनारा करता है। सुभाष झा जी, लगातार जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही, कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, लीडरशिप की यहाँ पर बात हो रही है। ये कैसी लीडरशिप आजकल के समय में चल रही है कि आपके कार्यकर्ता जो आपके लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, आप उनकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते हैं, आप उन्हें मना नहीं पा रहे हैं, उन्हें साथ नहीं रख पा रहे हैं, जनता का साथ कैसे लेंगे और जनता के मन की बात, जनता की मुद्दों को, उनकी परेशानियों को कैसे हल किया जाएगा जब अपने कार्यकर्ता संभाले नहीं संभल रहे हैं? देखिए, सभी पार्टी में सबसे बड़ी बात है कि नेता, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता उनका अनुसरण करता है देखकर। आखिर ये गिरावट सभी पार्टियों में आई, तो उसका वजह क्या है? उसका वजह आप सीधा साफ देखिए ना, अभी कांग्रेस से 24 घंटा नहीं होता है, कांग्रेस की अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष को भाजपा में गए हुए और उनका टिकट क्लियर होता है जी। और रितु खंडूरी जो 4 साल 5 साल से परमानेंट वो भाजपा में ही है, उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है, जो रितु खंडूरी के साथ जो कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए होंगे या जो लोग काम कर रहे होंगे या जिनको रितु खंडूरी जी ने आश्वासन दिया होगा कि अगर मैं लड़ूंगी तो हम तुम्हारे साथ ये रहेंगे। अब सवाल उठता है, ये समस्या सभी पार्टियों में है और ये तभी चेक होगा जब पार्टी के ऊपर के लीडरान इस चीज को तय करें कि हम चुनाव के समय में जो है किसी को लेना और चुनाव के समय में किसी को पार्टी से निकालना, ये काम हम जो है नहीं करेंगे जी। जब ये काम होगा तो एक के लिए दूसरा भी करेगा और ये दोनों में कंपटीशन हो गया है भाजपा में और कांग्रेस में कि कौन किसमें कूद के जा रहा है, कौन किसमें किसको कितना कूदा के इधर ले गया, कितना कूदा करके इधर ले गया। लेकिन इससे ये राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक अराजकता भी इससे फैलता है, इस पार्टियों को भी ध्यान देना। लेकिन ये दोनों पार्टियों कैरेक्टर वाइज, दोनों पार्टियों में कौन 19 कौन 20, ये कहना थोड़ा कठिन है। जी जी बिल्कुल। सीमा जी, जिस तरह से सुभाष जी का कहना है साफ तौर पर कि अब पार्टियों को भी यहां पर सोचना होगा, जिस तरह का स्तर गिर रहा है। बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी ने तो मुख्यमंत्री ही कितने सारे दे दिए। आपका कहना होगा कि आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री था, पार्टी का फैसला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के सामने अस्थिरता का माहौल जरूर होता है। अब समय आ चुका है कि कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर, स्थिरता को लेकर पार्टियों को भी विचार करना चाहिए। जी, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि अनुशासन होना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन को बहुत ज्यादा मानती भी है, कांग्रेस की तरह नहीं है कि कांग्रेस ने तो अभी देखिए हरक जी की बहू जी को दे दिया उन्होंने, जहां पहले से इतने टाइम से वहां पे कर रहे थे, इन्होंने पैराशूट प्रत्याशी बिठा दिया उनके ऊपर। वो भी एक बिल्कुल अनाड़ी सी लड़की, ये भी नहीं कि बहुत काम करा हुआ उसने, बहुत संगठन के संग इधर नहीं उधर नहीं, कहीं तो काम किया हो। चलो कांग्रेस नहीं, ऐसा नहीं है, अनाड़ी नहीं है, कहीं तो किया, अनाड़ी नहीं है। सीमा जी, वहां पर बहुत विरोध है सबका। सीमा जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 7 सालों से वो सोशल वर्कर का है, वहां घर घर काम कर रही है, अनाड़ी नहीं है वो, ये मत कहिए आप। नहीं है, वो लैंडसीडन क्षेत्र में रह रही है, वहां उनका अपना, आपने उनको हटा दिया। आपने जो वहां पर इतना काम कर रहे थे 5 साल वो से बात बोलिए, वो बोलिए, वो ठीक है, वो बोलिए, लेकिन ये मत बोलिए अनाड़ी है। वो सोशल वर्क कर रही है पिछले 7 सालों से लैंडसीडन क्षेत्र के अंदर, कम से कम 2,500 से 3,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखे उन्होंने, ऐसा नहीं है, अनाड़ी नहीं है वो। ठीक है राजेंद्र जी, बेशक वो काम कर रही होंगी, लेकिन काम कर रही है तो जनता को नाम पता होना चाहिए। हरीश रावत जी को उनकी वकालत करनी पड़ रही है, उनकी पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। यदि जनता के सामने कोई काम कर रहा है तो पिता को बेटी की वकालत करने की, बेटे की वकालत करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? नहीं, वो उन्होंने कहा कि भाई मेरी बहू को चुनाव लड़ाया जाए। हमारे यहाँ जब वो कांग्रेस में आए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई हमारी बहू को लड़ाया जाए, और हमने, हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा कि भाई या तो आप लड़िए या आपकी बहू लड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, मेरी बहू को लड़ा जाए, तो उनकी बहू को टिकट दे दिया गया। मैं तो सिर्फ सीमा जी की उस बात पे कह रहा हूं कि वो अननोन नहीं है उस क्षेत्र में। ठीक है, पिछले 5 साल राजेंद्र जी अननोन नहीं है। आपकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता आता है, कोई कार्यकर्ता काम करता है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हरीश रावत को अपने अपने अकाउंट से उनकी पैरवी करने की आवश्यकता पड़ी। यदि वो काम कर रही होगी तो जनता जवाब दे देगी। ठीक है, मीनाक्षी जी कुछ कहना चाह रही हैं। मीनाक्षी जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए मैं राजेंद्र जी की बात पे ही बोलूंगी कि वो कह रहे हैं कि वो वहां पे सोशल वर्क कर रही है, तो इस प्रकार से सोशल वर्क बहुत सी महिलाएं कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को जो आगे, मतलब ये जो महिलाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ मंत्री की बहू या मंत्री की बेटी, क्या इन्हीं लोगों को बढ़ाएंगे?
बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं और चुपचाप करते चले आ रहे हैं, जो टिकट की मांग भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बात चल रही है ना, ये अपरिवारवाद की बात कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप किस प्रकार से ये चीजें जो है झूठ जो है बोल पाते हैं। आपको बार बार मतलब अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ती है। ठीक है मीनाक्षी जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप सभी बने रहिएगा। मीनाक्षी जी एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, बनी रहिएगा हमारे साथ। लगातार देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं और कम समय प्रत्याशियों के पास होगा तैयारी करने के लिए। अभी तक कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तक फाइनल नहीं हुए हैं। ऐसे में किस तरह से चुनाव की तैयारी करेंगे प्रत्याशी, किस तरह की दुविधा जनता के सामने होगी, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए की न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कांग्रेस हमारी, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में। किश्तों में टिकट क्यों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं, संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी से बनी हुई है। संगीता जी, जिस तरह से लगातार बातचीत कर रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी की बात हो या तमाम अन्य कार्यकर्ताओं की भागीदारी की बात हो, लोग पैरवी उन्हीं की करते हुए नजर आते हैं जो कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदार होते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं। तमाम पार्टियों के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की भी यदि बात करें तो महिलाओं की जितनी भागीदारी होनी चाहिए थी उतनी नजर नहीं आ रही उत्तराखंड में। प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव लड़ रही है, तो जो भी महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने तैयारी की और उस विधानसभा में वो लड़ना चाहती थी, उनको टिकट दिया गया है। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा अगर किसी को है महिलाओं में किसी ने टिकट दिया है तो वो आम आदमी पार्टी ने ही वहां सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया। और आने वाले चुनावों में आगे हम देखेंगे कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी में महिलाओं की भूमिका और ज्यादा बढ़ेगी और संगठन में आज महिलाओं की भूमिका है। और जैसे जैसे हमारा कारवां बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे टिकटों में भी महिलाओं की संख्या आम आदमी पार्टी में आगे देखने को मिलेगी। और आज भी हमने दोनों पार्टियों से ज्यादा महिलाओं को आम आदमी पार्टी में यहाँ टिकट दिया है उत्तराखंड में। जी बिल्कुल मीनाक्षी जी, जो ठीक है मीनाक्षी जी, जिस पर आप बातचीत कर रही थी, आपका महिलाओं की भागीदारी की यदि हम बात करें या कार्यकर्ताओं की भागीदारी की बात करें तो साफ तौर पर पैरवी उन्हीं की जाती है, मौका उन्हीं को दिया जाता है जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं बड़े नेताओं से। जी बिल्कुल, ये बात सही है। मैं लैंसडाउन का ही एक एग्जांपल लूंगी कि वहां पे पिछले 10 वर्षों से ज्योति रौतेला जी, अगर प्रवक्ता जी को उनका नाम पता होगा तो ज्योति रौतेला जी का पिछले 2-3 बार से टिकट कटता आ रहा है। वो दुगनी मेहनत कर रही है, वहां पे दुगनी मेहनत से वहां पे लगी हुई थी, लेकिन इस बार फिर से अनुकृति गुसाई जी को टिकट दे दिया गया। तो इस बात पे मैं चाहती हूँ कि क्लैरिफिकेशन इन चीजों पे दीजिए। जी राजेंद्र जी जवाब दीजिएगा ना। जी मीनाक्षी जी का सवाल है कि विधानसभा सीट पर जहां पर अनुकृति को टिकट दिया गया है वहां पर बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो काम कर रही थी उनको मौका क्यों नहीं दिया गया? नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वहां और भी काम कर रहे थे, वहां रघुवीर बिष्ट भी काम कर रहे थे, वहां हमारे जयरी खान के प्रमुख है दीपक भंडारी वो भी काम कर रहे थे, वहां हमारे राजेंद्र भंडारी है वो भी काम कर रहे थे, वहां मनीष सुंदरियाल है वहां वो भी काम कर रहे, बहुत से लोग थे। तो आपका मानना है कि अनुकृति वहां से सबसे अधिक अनुभवी कैंडिडेट है कांग्रेस के पास, उनसे अनुभवी कोई नहीं था उस सीट पे?
नहीं प्रियंका जी, देखिए मैंने तो सिर्फ सीमा जी की इस बात पे कहा, उन्होंने कहा कि वहां उन्हें कोई नहीं जानता था। मैंने उनकी जानकारी इसलिए बढ़ाई कि देखिए वो वहां पिछले 5-6 साल से सोशल वर्क कर रही है। मैं तो सिर्फ ये कि उन्हें भी जानते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि किसी और को नहीं जानती या उनको टिकट मिलना चाहिए था। तो राजेंद्र जी, ये बात तो साफ हो जाती है कि अनुकृति जी का टिकट यदि फाइनल हुआ है तो वो सिर्फ इसलिए फाइनल हुआ है कि वो हरीश रावत की बहू है, वरना काम तो बहुत सारे कार्यकर्ता वहां पर कर रहे थे। देखिए ये तो जग जाहिर है, इसमें बोलने वाली कोई बात है ही नहीं, ये तो कहने वाली कोई बात है ही नहीं, इसमें तो जग जाहिर है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, आप इस बात को कबूल रहे हैं कि कांग्रेस में कार्यकर्ता चाहे कितना भी काम कर ले, यदि बड़े नेता की बहू बेटी है तो सबसे पहले उनके टिकट पर विचार किया जाएगा, बाकी कार्यकर्ता तो फिर यही वजह होती है कि सरिता आर्य जी को दूसरी पार्टी चुननी पड़ती है। ठीक है सुभाष जी, यहाँ पर तो राजेंद्र जी साफ मानते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि आप किसी बड़े नेता के बहू बेटी रिश्तेदार हैं तो सबसे पहले आपके नाम पर विचार किया जाएगा, और यही वजह है कि सरिता आर्य जी को नैनीताल से यदि बीजेपी में टिकट मिला तो उन्होंने किनारा कर लिया। उनका साफ कहना था कि लंबी लिस्ट तैयार की थी महिलाओं की भागीदारी को लेकर। उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही है, राजनीति में 50% टिकट दे रहे हैं, तो उत्तराखंड में कम से कम 20% तो पूरा कर लेते। हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जैसे वहां प्रियंका जी ने घोषणा किया कि 40% हम देंगे, और वहां जैसे कांग्रेस ने दिया वैसे चाहिए था कि यहाँ भी ये लोग अच्छी खासी संख्या बढ़ाते हैं। और कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि महिलाओं की संख्या नहीं है, कांग्रेस में बहुत दिनों से बहुत पुरानी कार्यकर्ताओं को हम लोग जानते हैं जो यहाँ कांग्रेस के लिए काम करती है। और यही नहीं, आप यहाँ देखिए अभी कैंट सीट पे बहुत सारी, यहाँ हम लोग बहुत सारे नेताओं को जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो यहाँ अभी हरवंश कपूर जी संयोग से हमारे बीच नहीं है, उनकी श्रीमती जी को उनको टिकट दे दिया गया। अब बहुत सारे कार्यकर्ता लोग जो है वहां विद्रोह कर रहे हैं, भाजपा में उस सीट पर विद्रोह की स्थिति है। अब सवाल ये उठता है कि लगातार ये बात समझने वाली है कि 6 बार लगातार कपूर साहब जीत रहे थे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो कार्यकर्ता कैंट में लगा हुआ है 10 साल से 20 साल से, उसने पूरी जिंदगी भाजपा में खपा दी या कांग्रेस में खपा दिया, उस कार्यकर्ता के लिए आखिर आपके मन में क्या है जी? और दूसरा, जब उस कार्यकर्ता को कुछ नहीं मिलता है तो दूसरे कार्यकर्ताओं में एक नकारात्मक प्रभाव पार्टी के प्रति पड़ता है, फिर वो वफादारी और समर्पण वाली बात नहीं रहती। जी बिल्कुल, फिर जिस तरह नेता लोग खेलते हैं वैसे कार्यकर्ता भी खेलता है, और यही कारण है कि दोनों पार्टियों में जो अराजकता की स्थिति है, जो खुद के यहाँ खुद के वहां, ये इसका मूल कारण जो है वो यही। जी बिल्कुल। संगीता जी, परिवारवाद की यहाँ पे यदि बात करें तो पहले बीजेपी परिवारवाद को लेकर तमाम पार्टियों पर निशाना साधती हुई नजर आती थी, लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है कि तमाम पार्टियों में परिवारवाद इतना हावी हो गया है कि बाकी सारे समीकरण परिवारवाद के समीकरण के बाद ही गढ़े जाते हैं। प्रियंका जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। परिवारवाद देखें तो भाजपा चाहे ये कहती हो कि हम परिवारवाद नहीं करते, या कांग्रेस ये कहती हो, तो ये दोनों ही झूठ बोलते हैं और ये परिवारवाद की राजनीति करते आ रहे हैं। अभी हम काशीपुर सीट की बात करें तो हरभजन सिंह चीमा जी के बेटे त्रिलोक सिंह चीमा जी को टिकट दिया गया, तो उनका ऐसा क्या राजनीतिक अनुभव है जो उनको वहां से टिकट दे दिया गया? सिर्फ इसलिए कि वो हरभजन सिंह चीमा जी के बेटे हैं? या आज अनुकृति देसाई जी को टिकट मिला तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ससुर जी पॉलिटिक्स में है? तो ये परिवारवाद की राजनीति आगे बढ़ती आ रही है। हम यूपी का उदाहरण ले तो राजनाथ सिंह जी के दोनों बेटों को इस बार टिकट दिया गया है, एक को लखनऊ कैंट से और एक को दूसरी जगह से। तो ये क्या चल रहा है कि अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने रिश्तेदारों को, इन्हीं को क्या पार्टी में आगे लेकर के जाना है? और जो एक कार्यकर्ता जीवन दे रहा है, राजनीति में मेहनत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत मायूस अपने आप को महसूस करता है और पीछे छूटता हुआ नजर आता है। बिल्कुल। मीनाक्षी जी, क्या लगता है आपको कि राजनीतिक पार्टियों में तमाम बड़े नेता राजनीतिक पदों को बिल्कुल पुश्तैनी विरासत की तरह, पुश्तैनी बिजनेस की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं कि पहले खुद सेट होंगे और उसके बाद अपने बच्चों को सेट करके आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल यही बात मैं कहती आ रही हूँ कि जो नैतिक मूल्य थे ना, जो नैतिक मूल्य राजनीति के अंदर होने चाहिए थे, एक्चुअली इनकी तिलांजलि दे दी है इन राष्ट्रीय दलों ने। दोनों ही दलों ने अब वो जो जनता की समस्याओं को लेके आगे आते थे, इन सब चीजों पे अब ये कार्य नहीं करेंगे। इसीलिए हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे जो चाहे आप बीजेपी के अंदर है, चाहे आप कांग्रेस के अंदर है, इंस्टेड ऑफ नेताओं की तारीफ करने की बजाय कि कल मैं हरीश रावत की तारीफ करूं या हरक सिंह रावत की तारीफ करूं, कल को वो बीजेपी में चले जाएं तो उनकी तारीफ बीजेपी के प्रवक्ता करते फिरें, तो कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा, सभी को आगे आना पड़ेगा।
ठीक है मीनाक्षी जी माफ कीजिएगा समय की कमी, इस चीज के ठीक है मीनाक्षी जी माफ कीजिएगा समय की कमी के कारण डिबेट को यहीं पर खत्म करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी जी बहुत धन्यवाद आपका, राजेंद्र जी बहुत धन्यवाद, सुभाष जी बहुत धन्यवाद आपका, संगीता जी बहुत धन्यवाद और सीमा जी हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि की दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि वक्त बहुत ही कम बचा है, प्रत्याशियों के नाम अभी तक पार्टियों के द्वारा फाइनल नहीं किए गए हैं। इतने कम समय में प्रत्याशी कैसे अपने क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर तैयारी कर पाएंगे, और दूसरी बात जनता के सामने भी किस तरह से साफ पिक्चर जाएगी प्रत्याशियों को लेकर, ये उहापोह की स्थिति बनी रहेगी और ऐसे में नुकसान जनता का भी हो सकता है और राजनीतिक पार्टियों का भी हो सकता है। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि जनता इस पर क्या कुछ फैसला लेगी। देवभूमि की दंगल में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।